मुझे नहीं पता दिलचस्प का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो कंडक्ट आज इस बेंच के हेड ने दिखाया है, जस्टिस तारिक मसूद साहब, मेरे ख्याल से इट्स अनलाइक अ जज। क्योंकि अक्सर होता है कि एतराज़ होता है बेंच पे, कभी जज साहब उठ जाते हैं बेंच से, अलहदा हो जाते हैं, एक्यूज़ कर लेते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन इस तरह के रिमार्क्स देना कि मैं नहीं उठता बेंच से, क्या कर लेंगे आप, और फिर जब ये कहा गया कि तो फिर हमारे एतराज़ात के बावजूद आप यहाँ बैठ के सुनेंगे, तो उन्होंने कहा बैठ के नहीं तो क्या खड़े होके सुनूं। तो मैं तो अदालत में नहीं था, लेकिन ये रिमार्क्स पढ़ के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है आज की समाअत के हवाले से। जहाँ तक केस का फैसला है, देखिए 2-3 बुनियादी बातें सामने आई हैं। एक तो जो 3 रुकनी कमेटी है जो अब डिसाइड करती है कि बेंच क्या होगा या 184(3) का केस बनता है या नहीं बनता। 3 रुकनी कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस साहब है, काजी फाइज ईसा, जो प्यूनर जज है वो जस्टिस तारिक मसूद साहब है, और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं। अब कल 2 रोज़ पहले जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का जो ख़त आया था उसमें उन्होंने कई चीज़ों पर एतराज़ किया है। एक तो मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड ये भी लाना चाहिए कि जब तक बंदियाल साहब थे उस वक्त भी बड़े जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच के हवाले से सवाल उठते थे। इजाजुल एहसन साहब का मुझे कोई रिमार्क याद नहीं, कोई और कई और जजेस हैं जिन्होंने एतराज़ किया था कि चीफ जस्टिस साहब अपना स्वाबदीदी इख्तियार दुरुस्त तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे, लाइक माइंडेड जजेस को बिठा रहे हैं। लेकिन इजाजुल एहसन साहब ने नहीं एतराज़ किया था कभी। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए, मेरे ख्याल से वो इसलिए एतराज़ कर रहे हैं क्योंकि अब एक कमेटी है बाय द लॉ जिसने कॉन्स्टिट्यूट करना है बेंचेस को। तो उसमें वो कह रहे हैं कि इस केस के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट के केस के हवाले से, कि हमने ये डिसाइड किया था कि 7 रुकनी बेंच बनेगा और सीनियर मोस्ट जजेस पर ये बेंच मुश्तमिल होगा। लेकिन कह रहे हैं कि मुझे नहीं बताया गया कि ये बेंच 6 रुकनी कैसे हो गया और कौन कौन से ऐसे सीनियर मोस्ट जजेस थे जिन्होंने इस बेंच पे बैठने से एतराज़ किया। तो ये वाज़ेह तौर पे उन्होंने अपने ख़त में लिखा है, तो इसका तो जवाब आना चाहिए जब हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि इस बेंच में कुछ नुमाया नाम है, बड़े नाम है जो नहीं थे। मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस साहब खुद काजी फाइज ईसा इसमें नहीं बैठे थे। एक मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे मामला चल रहा है कि 2016 में जब 21वीं तरमीम आई थी उस वक्त उन्होंने मुखालफत की थी। मेरे ख्याल से वो एक टोटली डिफरेंट मैटर था, वहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनाने की बात हो रही थी। तो अगर वहाँ वो अपना जहन पहले ही दे चुके हैं तो इसका मुझे नहीं लगता कितना रेलिवेंट था इस केस से। दूसरा, अतर मिनल्ला साहब, क्योंकि अभी आपने बात सुनाई है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये पता नहीं जो इंसानी हकूक है ये हमें कहाँ लेके जाएंगे। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हमेशा इंसानी हकूक की बात करते रहे। हमने देखा है बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने प्रोसीडिंग को चलाया है, तो उनके लिए तो ये बड़ा मायने रखता है। वो उनका इस बेंच पे ना होना, मंसूर अली शाह साहब पहले रिक्यूज कर चुके थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उन पर पहले एतराज़ हुआ था, तो ये जजेस नहीं थे। फिर जस्टिस इजाजुल एहसन का ये कहना कि 6 रुकनी कैसे बन गया, सीनियर मोस्ट जजेस क्यों नहीं थे, एक ये एतराज़। और दूसरा, आज जो मेंटेनेबिलिटी के हवाले से जब ये कहा गया कि आप पहले ही अपनी एक राय दे चुके हैं तो लिहाजा आप इस बेंच पे ना बैठे, उन्होंने इस एतराज़ को जो है रिजेक्ट किया। जबकि आपको याद होगा अभी रिसेंटली हमने देखा था जो केपी और पंजाब में इलेक्शंस का मामला था, तो जस्टिस इजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी साहब को इस बात पे रिक्यूज करने पे मजबूर किया कि क्योंकि आप एक केस में कह चुके थे कि सू मोटो इस पे लेना चाहिए, तो आप अपना जहन बता चुके हैं तो आप रिक्यूज करें। उन्होंने रिक्यूज कर लिया। तो हमने तो देखा है मंसूर अली शाह साहब से इसी केस में जब कहा गया कि आप रिक्यूज कर लें हुकूमत की जानिब से, उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, वो भी रिक्यूज कर गए। तो चले, जज का इख्तियार है रिक्यूज करे या ना करे, लेकिन ये कहना कि जो कर रहे हैं आप कर लें, मेरे ख्याल से ये ताज्जुब हुआ मुझे रिमार्क्स देखकर। जहाँ तक फैसला है 5 जरा इस पे मैं अपनी वजाहत करता हूँ। देखिए, आमतौर पर इस तरह होता है कि जब इन तरह के हसास केसेस में एक कंजर्वेटिव अप्रोच ली जाती है, क्योंकि यहाँ तो फौरी तौर पे ये कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मुअत्तल हो गया 5-1 से और ट्रायल जारी रहे। मेरे ख्याल से एक इसका ऑल्टरनेट ये हो सकता था कि ट्रायल फिलहाल ना शुरू होता और ये कह दिया जाता, अगर ये फील होता है, ये महसूस होता है कि जो लोग इस वक्त मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल होने जा रहा है वो इतने खतरनाक है कि दोबारा कोई इस तरह की इख्तियाल अंगेजी कर सकते हैं, कोई कोर कमांडर उस पर दोबारा हमला कर सकते हैं, तो बेशक आप उनको रिहाई ना देते। लेकिन जब तक ये मामला पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, अपीलों का और डिटेल जजमेंट आ जाती, तो फिर इसके बाद ट्रायल का प्रोसेस शुरू होता। तो मेरे ख्याल से जो बात हो रही थी आज अदालत में कि इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी होगी, उस तरह की बातें ना सुनने में आती। तो ये मेरे ख्याल से एक ऑप्शन इस तरह का बेहतर होता है कि ट्रायल ना शुरू किया जाता मिलिट्री कोर्ट में। आप बेशक आपको लगता है कि बड़े खतरनाक ये मुजरिम है तो इनको आप रिहाई ना देते, लेकिन उस वक्त तक ये सारा प्रोसेस होल्ड में डाल देते जब तक कि एक फाइनल फैसला ना आ जाता।
अच्छा, ताजुब की आप बात कर रहे थे तो ये भी नहीं पूछा गया कि कंप्लायंस अभी तक हुई या नहीं हुई, वो जो हुक्म दिया गया था 5 रुकनी बेंच का। एनीवेज, आपने ये जो कल के ख़त के ऊपर बात की है, उसके बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा का भी जवाबी ख़त आया है और उन्होंने भी अपने एतराज़ात सामने रखे हैं। उन्होंने ये चीज़ें उठाई हैं कि आप दस्तयाब नहीं थे, आपसे गुफ्तगू करनी थी, आप छुट्टियाँ, उससे भी पहले फायज़ ईसा साहब ने जो ज़्यादातर जवाब दिया है वो 17 नवंबर को जो एक ख़त लिखा था काजी फायज़ ईसा साहब को, उस पर किया है। जो इजाजुल हसन साहब ने एक रजिस्ट्रार को खत लिखा है, उसमें उन्होंने जो रिसेंटली बेंच कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, जिसपे सोशल मीडिया पे तो बड़ा आपने देखा है शोर मचा हुआ है, उस हवाले से वो लिखा था, जिसमें ये मिलिट्री कोर्ट के केस का जिक्र किया था उन्होंने। क्योंकि ये दूसरा खत है जो जस्टिस इजाजुल हसन ने लिखा है, बेसिकली जस्टिस काजी फायज़ ईसा रजिस्ट्रार को इससे मुतालिक। बट ओके, आपको आज का फैसला ऐसा लगता है थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए थी, थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच करनी चाहिए थी, राइट? जी बिल्कुल, इस तरह का हसास मामला है और ये अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है, तो अब ये और मुझे तो एग्जैक्टली जो उसका फाइनल वर्डिक्ट वो समझ भी नहीं आया कि वो कह रहे हैं कि ट्रायल शुरू होगा लेकिन फैसला नहीं आएगा, और फैसला उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक गालिबन डिटेल्ड वर्डिक्ट नहीं आ जाता।